हेलो गाइस, आप सभी साथियों का अपने यूट्यूब चैनल सत्या एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में निजीकरण की विशेषताएं, उद्देश्य, लाभ, हानि आदि के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो अपना जो टॉपिक है ये है निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कैसे कहते हैं, उसके बारे में, निजीकरण क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो इसकी अवधारणा है निजीकरण की। तो निजीकरण का इतिहास जो है अधिक पुराना नहीं है। जो निजीकरण का इतिहास है और अधिक पुराना नहीं होकर ये कुछ वर्षों में ही इसका निजीकरण अधिक रूप में प्रचलित हुआ है। जो निजीकरण का शब्द जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? पीटर एफ ड्रुकर ने सर्वप्रथम 1960 में इस शब्द का प्रयोग किया था। जो निजीकरण का शब्द है 1960 में पीटर एफ ड्रुकर ने प्रयोग किया था। तो निजीकरण का आशय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो निजीकरण से आशय उस प्रक्रिया से है जिसमें जो है सार्वजनिक जो उपक्रम होते हैं, जो साधन होते हैं, उन पर जो है गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है, जो स्वामित्व होता है, उसको हम किसी निजी क्षेत्र को हस्तांतरण कर दिया जाता है। किसी निजी पर्सन के मतलब किसी निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जिससे कि उस पर जो गवर्नमेंट का अधिकार होता है, जो स्वामित्व होता है, वो कम हो जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। तो जिसमें सार्वजनिक उपक्रमों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र को हस्तांतरण कर दिया जाता है। अन्य शब्दों में निजीकरण से तात्पर्य उद्योगों के स्वामित्व को सरकार से निजी उद्योगों को किए जाने वाले हस्तांतरण से है। जो इसमें जो होता है कि जो भी गवर्नमेंट का जो सार्वजनिक स्थानों पर या सार्वजनिक उपक्रमों में जो गवर्नमेंट का जो अधिकार होता है, जो स्वामित्व होता है, उसको कम करते हुए, उन अधिकारों गवर्नमेंट के स्वामित्व को कम करते हुए किसी निजी क्षेत्र में किसी निजी पर्सन के कोई भी उसका अधिकार जो है निजी हाथों में सौंप दिया जाता है, जो कि एक निजीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में जान सकते हैं कि निजीकरण की भूमिका को बढ़ावा दिया जाता है वहाँ पर। तो इसकी परिभाषा क्या है निजीकरण की? ES के अनुसार इन्होंने बताया कि निजीकरण आर्थिक क्रियाओं अथवा संपत्तियों के स्वामित्व में सरकार की भूमिका को कम करने तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि करने की क्रिया है। EX के अनुसार ने कहा कि जो निजीकरण में की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं अथवा स्वामित्व होते हैं, उसमें जो सरकार की जो भूमिका होती है या उसका स्वामित्व जो होता है सरकार का, उसको कम करते हुए निजी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि कर दी जाती है। उसे क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। निजीकरण की विशेषताएं क्या हैं? तो निजीकरण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जानते हैं आइए। तो पहला पॉइंट है, निजीकरण की अवधारणा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करने का एक साधन है। जो निजीकरण है जो निजीकरण की अवधारणा है क्या होता है? आर्थिक प्रजातंत्र मतलब जो प्रजातंत्र होता है, जो सरकारी प्लेसेस पे गवर्नमेंट जो होती है, जो सरकार का जो स्वामित्व होता है, वहाँ पर प्रजातंत्र को स्थापित करते हुए एक निजीकरण की अवधारणा के रूप में, एक साधन के रूप में माना जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि निजीकरण एक प्रक्रिया है जो क्रमबद्ध रूप में अपनाई जाती है। जो निजीकरण की एक प्रक्रिया जो है, जो कि एक प्रक्रिया चलती है, उसमें एक स्टेप से दूसरे स्टेप इस रूप में क्रमबद्ध तरीके से निजीकरण की प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं। फिर तीसरा पॉइंट है, निजीकरण सामाजिक स्वामित्व को निजी स्वामित्व में परिवर्तित कर देती है। जो निजीकरण में जो होता है सामाजिक स्वामित्व, जो भी गवर्नमेंट का अधिकार होता है
वहाँ पर जो निजी स्वामित्व में परिवर्तित किया जाए, वहाँ पर गवर्नमेंट का स्वामित्व ना होकर वहाँ पर निजी स्वामित्व में उस प्लेस को या जिस स्थान पर गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है वहाँ पर जो होता है निजी स्वामित्व स्थापित कर दिया जाता है, जो कि एक निजीकरण में जो क्या होता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निजीकरण। फिर इसकी जो विशेषताएं उसमें फिर निजीकरण द्वारा सरकारी क्षेत्र के स्थान पर जो है जनता का क्षेत्र विकसित किया जाता है। जो निजीकरण द्वारा जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उन पर जहाँ सरकारी क्षेत्र पर जहाँ गवर्नमेंट का स्वामित्व होता है वहाँ पर जनता का स्वामित्व या जनता का क्षेत्र विकसित हो जाता है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है निजीकरण की एक विशेषता के रूप में जाना जाता है। फिर 5th पॉइंट है निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्षेत्र में सरकारी प्रभुत्व को कम किया जाता है। निजीकरण के अंतर्गत ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो या भी उद्योग क्षेत्र हो, वहाँ पर जो है गवर्नमेंट का जहाँ स्वामित्व होता है, जहाँ पर गवर्नमेंट का प्रभुत्व होता है उसको कम करते हुए निजी क्षेत्र में वृद्धि की जाती है, निजी क्षेत्र के भूमिका में वृद्धि की जाती है। इस क्रिया को हम निजीकरण के रूप में एक निजीकरण की परिस्थिति के रूप में हम जान सकते हैं। फिर आता है निजीकरण के उद्देश्य। निजीकरण के उद्देश्य क्या है? निजीकरण के उद्देश्य प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है औद्योगिक शांति की स्थापना करना, औद्योगिक शक्ति की स्थापना करना। जो भी औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो सरकारी गवर्नमेंट का स्वामित्व खत्म होते हुए वहाँ पर क्या होता है निजीकरण की जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर निजीकरण की क्षेत्र में वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है औद्योगिक क्षेत्र की निजीकरण के हाथों में चला जाता है औद्योगिक क्षेत्र। तो वहाँ पर क्या होता है औद्योगिक क्षेत्र शक्ति की जो ताकत होती है, जो पावर होती है वो बढ़ जाती है। जो दूसरा पॉइंट है उपक्रमों की निष्पादन क्षमता में सुधार करना। जो भी गवर्नमेंट की जो भी उपक्रम थे, जो भी साधन थे, उसमें जो निष्पादन करने की क्षमता थी उसमें जो प्राइवेट के हाथों में चला जाएगा, निजीकरण के हाथों में चला जाएगा, तो वहाँ पर उत्पादन जो क्षमता होगी, निष्पादन क्षमता जो होगी उसमें सुधार आएगा। फिर तीसरा जो है उपक्रमों में प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास करना। जो भी उपक्रम होते हैं, जो भी साधन होते हैं, जो भी क्षेत्र होते हैं सरकारी गवर्नमेंट में, अगर वहाँ पर निजीकरण के हाथों में चला जाएगा, निजी हाथों में चला जाएगा, तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी, वहाँ पर उसका विकास होगा। फिर फोर्थ पॉइंट सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे के भार से सरकार को मुक्ति दिलाना। जो भी सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, जो भी गवर्नमेंट का स्वामित्व था, वहाँ पर जो घाटा आता था उस भार को सरकार को झेलना पड़ता था। जो अब जब निजी हाथों में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि सरकार को उस घाटे से क्या हो जाती है मुक्ति मिल जाएगी, जो कि एक निजीकरण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। फिर 5th पॉइंट देश में उपक्रमों के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित करना। जब ये निजी क्षेत्रों में चला जाएगा जो भी उपक्रम है तो वहाँ पर विदेशी पूंजी आएगी। अगर विदेशी पूंजी के निजीकरण की भावना मतलब निजीकरण की को विकसित करने के लिए विदेशी पूंजी को आमंत्रित किया जाएगा, जिससे कि निजीकरण और भी अधिक विकसित होगा और विदेशों से पूंजी आर्थिक क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। फिर 6 पॉइंट देश के उपक्रमों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। जो भी हमारे देश के जो भी उपक्रम है, जो भी साधन है, चाहे विद्यालय हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे भी औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अंतर्राष्ट्रीयकरण करना मतलब देश का या सरकार का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। तो फिर उसमें क्या होगा निजीकरण की जो प्रक्रिया है वो अधिक विकसित होगी, उसमें अधिक निजीकरण का क्षेत्र जो होगा अधिक विकसित होगा। वहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय जो कि व्यवहार होंगे उसमें भी परिवर्तन होगा और जो भी देश और विदेश से जो पूंजी आएगी आर्थिक क्षेत्र में जो आएगा मतलब जो भी वृद्धि होगी वहाँ पर क्या होगा देश में जो सरकार की देश में आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि होगी। फिर निजीकरण व शिक्षा का अधिकार जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर भारत में निजीकरण व्यापार तथा उद्योग के साथ साथ शिक्षा में भी जो है प्रवेश कर चुका है। पहले क्या था कि व्यापार और उद्योगों के साथ ही निजीकरण हो रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ अब जो निजीकरण का जो क्षेत्र है वो शिक्षा में भी क्या हुआ
प्रवेश कर चुका है। आज के दौर में देखा जाए तो विद्यालय जो हैं अधिक प्राइवेट होने लगे हैं, सरकारी क्षेत्र को कम महत्व मिलने लगा है सरकारी स्कूलों को, जो कि एक निजीकरण की जो है निजीकरण के क्षेत्र में एक अत्यंत वृद्धि हुई है, जो कि कॉलेज या विद्यालय के रूप में हुआ है। जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो निजी क्षेत्र हाथों में दिया सौंपने लगी है सरकार, जो कि निजीकरण और शिक्षा का स्तर जो है में भी वृद्धि होगी। आज शिक्षा के क्षेत्र में स्ववित्त पोषित संस्थानों की भरमार होती जा रही है। जो भी स्ववित्त पोषित, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, जो भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो उसमें जो है शिक्षक जो हैं अधिक, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक जो कि भरमार होने लगी शिक्षकों की भी, और कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी भी भरमार होने लगी है। इन संस्थानों में प्रशिक्षक को कहीं भारी वेतन दिया जाता है तो कहीं कम वेतन दिया जा रहा है। जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें कहीं शिक्षकों को अधिक वेतन दिया जाता है और कहीं प्राइवेट कॉलेज में कम वेतन दिया जाता है शिक्षक या प्रशिक्षक को। तो इन संस्थाओं के पास अपने भवन भी नहीं है। जो भी प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं उनके पास ना तो कॉलेज चलाने के लिए उनके पास भवन है और ना ही उनको शुद्ध रूप से उनको चला पा रहे हैं, लेकिन किराए के भवन पर स्कूल चलाए जा रहे हैं। जो भी प्राइवेट निजीकरण कॉलेज हैं, जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं, वो अपने किराए पे भवन ले लेते हैं, वहाँ पर स्कूल चलाते हैं। देश में एक तरफ मिशनरियाँ अपने स्कूल चला रही हैं, तो दूसरी ओर संघ परिवार सरस्वती शिक्षा मंदिर, केशव सरस्वती स्कूल, शिशु भारती के नाम से खोले जा रहे हैं। ऐसे प्राइवेट कॉलेज आ रहे हैं जो कि एक अपने स्कूल को चला रहे हैं, चाहे वह सरस्वती शिक्षा मंदिर हो, चाहे केशव सरस्वती मंदिर हो, चाहे शिशु मंदिर हो, वे अपने स्कूल खोल लेते हैं और स्कूल चलाते रहते हैं प्राइवेट के रूप में। फिर आता है दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी विभिन्न नगरों में स्कूल खुलवा रहे। जो दिल्ली पब्लिक स्कूल जो सोसाइटी है वो अपने स्कूल है विभिन्न शहरों में अपने स्कूल खुलवा रही है, जो कि एक निजीकरण का क्षेत्र स्कूल में भी क्या होता है कॉलेजों के रूप में निजीकरण के क्षेत्र में वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें मनमानी फीस वसूली जाती है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें जो है मनमानी फीस वसूली जाती है, जिससे क्या होता है कि जो शिक्षा का स्तर होता है वो उसमें जो सुधार होता है। उसमें जो होता है, जो क्लास में सरकारी कॉलेजों में विद्यालय में जो कि विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, वहाँ पर अगर फीस अधिक मात्रा में ली जाएगी, अधिक मनमानी फीस वसूली जाएगी, जिससे क्या होगा विद्यार्थी पढ़ने स्कूल जाएगा, जिससे कि शिक्षा में ज्ञान और भी होगा और शिक्षा में सुधार भी आएगा। शिक्षा में निजीकरण की आवश्यकता इसलिए भी है, जहाँ सरकारी स्कूल होते थे वहाँ पर जो कि सहायता प्राप्त विद्यालयों की हालत जो थी खस्ता होती रहती है, मतलब ख़राब हो रही थी। वहाँ जो सरकारी स्कूल थे, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे सरकारी महाविद्यालय हो, उसमें जो थी शिक्षा का स्तर जो था बहुत ही ख़राब होता जा रहा था। वहाँ पर ना अनुशासन होता है, वहाँ पर जो उद्देश्य होते हैं शिक्षा के ना तो वो पूरे होते थे, जिससे कि क्या हो रहा था वहाँ पर शिक्षा स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। जो शिक्षा का स्तर जो था सरकारी स्कूलों में पर डे गिरता जा रहा था, ना तो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो रही थी, ना किसी प्रकार की किसी अनुशासन भी नहीं होता था। शिक्षा संघों के पदाधिकारी तो विद्यालयों में मात्र जो आते थे, जो सरकारी स्कूल होते थे वहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी थे या पदाधिकारी थे जो कि शिक्षक थे, वो अपनी खाली क्या करने आते थे, हस्ताक्षर करने आते थे और अपनी क्या करते थे, अपने वेतन को पा लेते थे। फिर निजीकरण को प्रेरित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जैसा शिक्षा का स्तर जो है जो कि निजीकरण को प्रेरित करता है, और शिक्षा के उद्देश्य जो हैं निजीकरण को प्रेरित करता है। जैसे अगर निजीकरण में क्षेत्र में निजी स्कूलों में प्राइवेट कॉलेजों में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती थी, ज्ञान की भी पूर्ति होती थी, और शिक्षा जो विद्यालय में जो विद्यार्थी जाता था उसके आचरण में भी परिवर्तन आता था, जो निजीकरण के क्षेत्र को प्रेरित करने वाले कारक के रूप में जान सकते हैं।
तो आइए जानते हैं भारत में निम्नलिखित तत्व निजीकरण को प्रेरित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका सार्वजनिक उपक्रमों में आवेगपूर्ण मूल्य नहीं का होना। आवेगपूर्ण मतलब ज्ञान का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता था, उसका आवेग जो पूर्ण जो ज्ञान होता था उसका मूल्य भी नहीं होता था शुद्ध रूप से सार्वजनिक रूप जो साधन थे। फिर सेकंड पॉइंट, उपक्रमों में उद्देश्यों परमाणु तथा लक्ष्यों का भी अभाव होता था। जो सार्वजनिक कॉलेज थे या सरकारी स्कूल थे या सहायता प्राप्त स्कूल थे, उसमें जो उद्देश्य थे जो प्रमाण होते थे उसमें जो लक्ष्यों का अभाव भी होता था, वहाँ पर लक्ष्यों का भी पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता था, जो कि एक निजीकरण के रूप में प्रेरित करता है, निजी क्षेत्र में विकसित करने के लिए एक साधन के रूप में माना जाता है। अधिनियमों नियमों तथा नीतियों का अधिक होना। फिर फोर्थ पॉइंट, आंतरिक संसाधनों की सृजन क्षमता का अभाव। जो भी सहायता प्राप्त स्कूलों में जो आर्थिक संसाधन थे उनका जो सृजन क्षमता जो था उनका अभाव होता जा रहा था, जो कि एक निजीकरण के रूप में एक प्रेरित तत्व के रूप में माना जाता है। फिफ्थ पॉइंट है कार्यकुशलता तथा पूंजी उत्पादन का बढ़ता हुआ अनुपात। जो कार्यकुशलता और जो पूंजी उत्पादन था, जो सहायता प्राप्त स्कूलों में जो कॉलेज होते थे उनमें जो पूंजी उत्पादन होता था वो उसका जो अनुपात था वो बहुत कम था, और कार्यकुशलता जो श्रम था बहुत अधिक होता था, जो कि एक निजीकरण को प्रेरित करने के तत्व के रूप में मान सकते हैं। फिर आता है 6 पॉइंट, उत्पाद गुणवत्ता में गिरावट। जो भी उत्पाद होते थे, जो उत्पाद गुणवत्ता होते थे, जो भी शिक्षक पढ़ाता था, जो शिक्षण अधगम होता था क्लास में, उसमें जो उत्पाद क्षमता होती थी, जो गुणवत्ता होती थी, वो भी उसमें भी गिरावट आने लगी। विद्यालय का जो भवन था उसमें भी गिरावट आ रही थी, जो कि निजीकरण के प्रेरित तत्व के रूप में मान सकते हैं। निजीकरण के लाभ कौन कौन से उसके बारे में जानते हैं। भारत में निजीकरण के लाभ निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका शिक्षा में निजीकरण के द्वारा सरकार के आर्थिक शैक्षिक उत्तरदायित्व के भार को कम किया जा सकता है। यहाँ पर कम होगा। जो भी शिक्षा निजीकरण के द्वारा जो था सरकार के जो आर्थिक क्षेत्र थे, जो शैक्षिक उत्तरदायित्व थे, उस भार को कम करते हुए जो निजीकरण के रूप में एक लाभ के रूप में मान सकते हैं, जो कि आर्थिक रूप और शैक्षिक उत्तरदायित्व जो थे सरकार के, उनमें जो था निजीकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ एक लाभ के रूप में दिखाई दिया निजीकरण। फिर सेकंड पॉइंट, निजीकरण में धन जुटाने का प्रयास क्योंकि संस्थापकों को स्वयं करना होता था। जो निजीकरण में धन जुटाने का प्रयास जो किया जा रहा था, जो प्राइवेट कॉलेज थे, सरकारी कॉलेज थे, उसमें धन जुटाने का जो कार्य था, जो संस्थान थे, जो संस्थापक थे, वो स्वयं करते थे। लेकिन निजीकरण में जो था, इसमें जो विद्यालय अपना एक फीस रिपोर्ट अपनी तैयार कर लेते थे और अपनी मनमानी फीस वसूलते थे, जिससे कि क्या होता था, धन जुटाने का एक साधन हो गया निजीकरण। इसलिए वे विभिन्न प्रकार के शुल्क, डोनेशन आदि के माध्यम से धन जुटाते हैं। मतलब जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो कि उनकी एक फीस होती है, एक डोनेशन होता है, उन माध्यम से अपना धन जुटाते रहते हैं, और इस उत्तरदायित्व का निर्वहन विद्यार्थियों को करना पड़ता है। जो भी फीस होती थी वो विद्यार्थी होते थे, उनको उस फीस को पूर्ण रूप से जमा करना होता था। फिर थर्ड पॉइंट है, निजीकरण के माध्यम से उच्च शिक्षा में बढ़ती हुई भीड़ को कम किया जा सकता है। जो भी सरकारी स्कूलों में पहले जो था कि सरकारी स्कूलों में भीड़ लगी रहती थी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उसी भीड़ को कम करने के लिए निजीकरण के माध्यम से जो है उस शिक्षा में बढ़ती हुई जो भीड़ होती थी उसको निजीकरण के माध्यम से उस भीड़ को कम किया जा सकता था। जैसे भीड़ को कैसे कम कर सकते हैं, फीस को अधिक बढ़ाकर या फिर इंट्रेंस एग्जाम लेकर, इस प्रकार से भीड़ को कम किया जा सकता था। फिर निजीकरण संस्थानों के माध्यम से राष्ट्र विकास हेतु उत्कृष्ट
चरित्र एवं व्यक्तित्व के विद्यार्थियों का उत्पादन हो सके। जो निजीकरण संस्थाएं होती थी उनके माध्यम से जो राष्ट्र का विकास होता था, जो छात्र उसमें पढ़ने जाते थे उसमें जो चरित्र और व्यक्तित्व का जो विकास होता था विद्यार्थियों में, वो निजीकरण संस्थानों या निजी प्राइवेट कॉलेजों के माध्यम से उसमें चरित्र का विकास और व्यक्तित्व का विकास पूर्ण रूप से हो जाता था, जो आज के सरकारी संस्थाओं के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट, निजीकृत संस्थाओं की आय अधिक होती है, इसलिए वहाँ प्रशिक्षित शिक्षकों को उच्च वेतनमान पर रखा जाता है। जो निजीकृत संस्थाएं होती है, जो कॉलेज होते हैं, उनमें जो उनकी आय होती है अधिक होती है क्योंकि फीस अधिक ली जाती है, तो फिर वहाँ पर प्रशिक्षित शिक्षकों को जो शिक्षक होते हैं उनको उच्च वेतनमान पर रख लिया जाता है, जिससे कि क्या होता है, शिक्षा का स्तर जो होता है अधिक सही होता है और चरित्र और व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होता है। 6 पॉइंट, अत्यधिक व्यय साध्य शिक्षा प्रणाली होने के कारण कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। जो जब प्राइवेट कॉलेज की जो फीस है अधिक होगी तो वहाँ पर शिक्षा प्रणाली जो है में सुधार आएगा, जो कि विद्यार्थियों की उपस्थिति भी गुणवत्ता बढ़ेगी तथा जिससे कि क्या होगा, विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्त करने में सफलता होगी और किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। फिर आते हैं निजीकरण की हानियाँ क्या क्या हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है निजीकरण में शिक्षा विद्यार्थियों के लिए अत्यधिक महंगी हो जाती है। जो निजीकरण संस्थाएं होती हैं, जो विद्यालय होते हैं प्राइवेट कॉलेज, उसमें जो फीस होती है तो उसमें अधिक होती है, जिससे कि विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होती है। सेकंड पॉइंट, निजीकरण में शिक्षा का व्यवसायीकरण भी होता है, अतः शिक्षा के प्रबंधन में लगाए गए धन से पर्याप्त मुनाफाखोरी का भाव भी रहता है। जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, जो संस्थाएं होती है, उसमें जो भी कॉलेज होते हैं वो अपना व्यवसाय के रूप में विद्यालय खोलते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसमें जो धन लगाया जाता है उससे 3 गुना या 4 गुना मुनाफाखोरी का भाव रहता है, जिससे कि शिक्षा तो अच्छी मिलती ही है लेकिन उसे विद्यालय को क्या करते हैं, व्यवसाय के रूप में मानते हैं। थर्ड पॉइंट, निजीकरण संस्थानों के प्रबंधक जो होते हैं आय कमाने के लिए शिक्षण संस्थान खोलते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता को पिछड़ती जा रही है। जो निजीकृत संस्थाएं होती हैं वो अपना जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो अपना जो विद्यालय होता है वो व्यवसाय के रूप में खोलते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसमें गुणवत्ता जो शिक्षा का स्तर जो है वो भी आज की नज़र में गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि क्या होता है, जो विद्यार्थियों का चरित्र या व्यक्तित्व होता है वो सही रूप से विकास नहीं हो पाता है, जिससे कि क्या होता है, वो आज के दौर में कहीं भी जाते हैं तो अपने व्यवहार और चरित्र का विकास वो अच्छा उपयोग नहीं कर पाते हैं, जिससे कि क्या होता है, उस कॉलेज को खराब कहा जाता है, जिससे और उस कॉलेज के जो शिक्षक होते हैं उनकी भी क्षमता होती है, जो प्रवृत्ति होती है उनकी भी खराब होती है। फिर क्या होता है, शिक्षा मूल्य पैसों नहीं रहती है, शिक्षा मात्र लाभ का साधन बन जाती है तथा राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण पीछे छूट जाता है। मैंने बताया ना कि जो भी कॉलेज होता है उसमें शिक्षा का स्तर तो गिरता ही जा रहा है लेकिन चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण भी पीछे छूटता जा रहा है, जिससे कि क्या होता है, जो भी विद्यालय का बालक होता है कहीं और शिक्षा ग्रहण करने जाता है तो अपने व्यवहार और चरित्र का सही उपयोग नहीं कर पाता है, जिससे कि क्या होता है, जहाँ से जिस विद्यालय से जाता है उस विद्यालय का भी अपमान होता है। फिर फोर्थ पॉइंट, उच्च ज्ञान से प्रतिस्पर्धा का भाव श्रेष्ठ है, किंतु निजीकरण से उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धा होती है, जो स्वास्थ्य ज्ञान की परंपरा में बाधक होती है। जो उच्च ज्ञान में जो प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, जो विद्यालय में विद्यार्थी जो पढ़ रहे होते हैं उनमें एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव होता है, जो कि उनके स्वास्थ्य ज्ञान की परंपरा में बाधक होती है। उनका स्वास्थ्य भी बेकार होता है, उनके ज्ञान में भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। फिर लास्ट पॉइंट, निजीकरण में विद्यार्थियों को अधिक
अंक पाने के लिए शिक्षक की चापलूसी करनी पड़ती है। जो भी निजीकरण प्राइवेट कॉलेज होते हैं जिसमें मेडिकल भी होता है, इंटरनल मार्क भी होते हैं, उन नंबरों के लिए जो विद्यार्थियों को अधिक मशक्क़त करनी पड़ती है, शिक्षकों की चापलूसी करनी पड़ती है और अधिक सम्मान करना पड़ता है उन नंबरों के लिए, जो कि एक निजीकरण के हानि के रूप में जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो हमारे चैनल पर न्यू लोग देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।